Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई कैसे कैसे एक कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो है वो रेट को इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता किस केस में था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात कर ली है, हमने जीरो ऑर्डर वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली है, एंड हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन। बट उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में, जो ये बताता है कि रिएक्शन हम कब मानते हैं कि होता है। ठीक, तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि यार मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू रिएक्ट। अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे, भिड़ेंगे, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। पर क्या हर कोलिजन, हर भिड़ना रिएक्शन देगा? क्या हर कोलिजन, हर भिड़ना रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर टाइप की कोलिजन होनी चाहिए जहां पे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे, और इंग्लिश वाला नहीं और हिंदी वाला, AUR वाला, ऑल्सो रिएक्टेंट्स के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सके। तो अब सवाल सुनना ध्यान से। असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं। याद रखना, हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती, मतलब हर कोलिजन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करा पाती। तो रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की कोलिजन होना जरूरी है जिसमें क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक समवॉट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है टू कोलाइड एंड प्रोसीड द रिएक्शन। समझते हैं अब इस बात को, समझो मेरी बात। प्रॉपर कोलिजन का क्या मतलब है? मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या लेना देना है, समझो। ओरिएंटेशन से क्या लेना देना है? देखो भाई, सीधी सी बात है। अगर H2 है, मान लो ये H2 है और I2 है, ठीक है, इन्होंने रिएक्ट करना है, I2 को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इन्होंने रिएक्ट करके 2HI देना। ठीक, तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि यार ये दोनों ना एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड होने चाहिए कि ये बॉन्ड्स टूटे और ये बॉन्ड्स इजीली बन पाए। अच्छा, ये ऐसे पॉसिबल है जहां भी ये लोग एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसे पॉसिबल है ये बन जाए, ये टूट जाए। लेकिन अगर H2 ऐसे बैठा है और I2 ऐसे आ रहा है तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। मतलब अगर ये कोलाइड भी करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक, ये हो गई ओरिएंटेशन की बात। इनफ एनर्जी की बात क्या है कि यार अगर वो भिड़ रहे हैं तो उनको ना एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमें यहाँ जाना है तो हमें यहाँ पहाड़ की चोटी को क्रॉस करके नीचे उतरना पड़ेगा, राइट? पहाड़ की चोटी को क्रॉस करके नीचे उतरना पड़ेगा। अब वो पहाड़ की चोटी चढ़ना जरूरी है जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट्स के पास ये एनर्जी होनी चाहिए। अब सोचो, अगर रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी है और उन्हें ऐसे नीचे जाना है, तो इतनी एनर्जी तो उनको चाहिए थी, तभी तो वो ऐसे जा पाएंगे। तो अगर ऐसे रिएक्टेंट बैठा होता और ये प्रोडक्ट होता तो वो फटाक से उतर जाता। वो कहता मेरे पास मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए। अगर नहीं है, अगर रिएक्टेंट यहाँ है, उसकी एनर्जी यहाँ है, उसको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि इस रिएक्टेंट के पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड टू गेट टू द प्रोडक्ट साइड और टू कंटिन्यू द रिएक्शन। ठीक, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी क्या है, समझो। जो मिनिमम एनर्जी किसी रिएक्टेंट को चाहिए होती है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि मिनिमम एनर्जी अगर तेरे पास इतनी है और अगर तू अच्छी ओरिएंटेशन से भी कोलाइड कर जाए तो उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे और वो रिएक्शन प्रोसीड कराएगी। क्या हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होती है? नहीं। क्या ऐसी कोलिजन यहाँ पे ओरिएंटेशन तो है
पर एनर्जी मिनिमम जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो इफेक्टिव कोलिजन होगी ना? नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो भी होनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, तो ही हम उस कोलिजन को एक इफेक्टिव कोलिजन बोल के रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। एंड व्हाट इज दैट मिनिमम एनर्जी कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और क्या लिखा है मैंने इस पे मैंने ये लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के। कितनी कोलिजन्स हो रही हैं उस पे भी रेट डिपेंड करता है। एक्चुअली कितनी इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं उस पे भी रेट डिपेंड करता है। ठीक है, हर कोलिजन रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कराती है। इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए जिसमें ओरिएंटेशन और इनफ एनर्जी की जरूरत है। अब बात करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टू हेल्प द रिएक्शन प्रोसीड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो उनके पास होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जनरली रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी कम होती है, पर मैम ऐसे केसेस होते हैं क्या कि जहां थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल होती है? करते हैं वह बात। अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, अगर ऐसा है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे टू रिएक्ट प्रॉपर्ली। तो ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे टू रिएक्ट प्रॉपर्ली। ठीक, थोड़ी थर्मोडायनामिक्स पढ़ी हुई तुमने, ऐसे ग्राफ्स देखे हैं उसमें। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, यहाँ पे एक और बनाते हैं ग्राफ। वेट, रिसाइज, ठीक है, कॉपी पेस्ट। कुछ बात करते हैं, क्योंकि तुमने थर्मो पढ़ी हुई होगी इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो लेफ्ट पे ग्राफ है, ये इसको देख के क्या लगता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है? लेफ्ट पे जो ग्राफ है उसको देख के क्या लगता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एक्सोथर्मिक है? सोचो। जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, एक्चुअली वो एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। याद है ये चीज, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। क्या ये बात पता है? अच्छा, रिकॉल कराती हूँ। डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या हमको दिख रहा है कि ये वैल्यू कम है इस वैल्यू से? तो ये वैल्यू कम में से हम ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ऐसा रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, वहां पे हम बोलते हैं कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो लेफ्ट में जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है और राइट में जो ग्राफ है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आई होप ये बातें आपको याद आ गई हैं। अब हम शुरू करते हैं चीजें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। देखो यार, ये है पहाड़ी की चोटी, ठीक है, तो 0 से लेके इस पहाड़ी की चोटी तक ये जो गैप है, ये देखा जो मैंने अभी अभी बनाया, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरा गैप। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स in order to undergo effective collision and continue the reaction। पर क्या रिएक्टेंट्स की एनर्जी, क्या इस केस में ER इज इक्वल टू E थ्रेशोल्ड है? आराम से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ग्राफ क्वेश्चंस, बहुत सारे असर्शन रीजंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, तो समझना, ठीक, रट्टे नहीं मारने हैं। क्या यहाँ पे ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी दिख रहा है? यार एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ये रहा ग्रे वाला, और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रहा, तो ये इक्वल नहीं है।
तो इस पर्टिकुलर केस में इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ई आर लेस देन ई थ्रेशोल्ड है, ई आर लेस देन ई थ्रेशोल्ड है, मतलब ई आर में कुछ ऐड होगा, कुछ एनर्जी ऐड होगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो पाएगी। और ये जो कुछ एनर्जी ऐड होगी इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा रही है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और ये एनर्जी कुछ दी जाती है। दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी, आई विल जस्ट मार्क इट विद अनदर कलर। तो ये है बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड। तो ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ, ये दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज नीडेड एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड activation energy of the forward reaction, activation energy of the forward reaction। ठीक है यार, अगर मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ले जाना हो तो, इफ आई हैव टू टेक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड पे, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे लेके जाना है मुझे वापस, तो भी मैम प्रोडक्ट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस पहाड़ को क्रॉस करके रिएक्टेंट साइड पे पहुंच पाए। तो बैरियर तो इसको भी क्रॉस करना है, बैरियर तो इसको भी क्रॉस करना है। लेकिन क्या यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं प्रोडक्ट की एनर्जी तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है, वो तो क्रॉस कर चुका है बैरियर? नहीं, प्रोडक्ट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, उसको भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो होगी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। फर्क क्या है यार फॉरवर्ड और बैकवर्ड में? यार फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट तक जाने के लिए, और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्शन बैकवर्ड ले जाने के लिए चाहिए, जो प्रोडक्ट को चाहिए पीछे जाने के लिए। राइट, इस चीज को एक बार फिर से दोबारा रिकॉल करते हैं ताकि ये ना भूलें, इससे बड़े स्टेटमेंट सवाल आते हैं यार। रिएक्शन कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा। ये गैप, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये गैप इज डेल्टा एच। ई पी माइनस ई आर इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या समझा? ये जो पहाड़ी की चोटी है, ये वैल्यू, ये पूरा ये वैल्यू, ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं लिख दूँ इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए होगा। प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी है जो भी थ्रेशोल्ड से कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, आई चेंज द कलर, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बिल्कुल सही। अब एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में डेल्टा एच कैसे दिख रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से। दिस माइनस दिस था डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, डेल्टा एच था एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होगा, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड होगा? व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी? इनमें से क्या चीज सही लिखी है मैंने? व्हाट डू यू थिंक? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड? अगर तुम्हारा दिल कह रहा है बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, तो तुम्हारा दिल थोड़ी सी गलती कर रहा है। आई टेल यू व्हाई। देखो यार, क्या प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है? ठीक, तो क्या ये डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए? ये हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। बहुत बढ़िया। बट अगर मैं बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करूं, अगर मैं बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करूं, तो आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वैल्यू। दिखने में पता चल रहा है ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। तो अगर मैं डेल्टा एच ज्यादा माइनस कम कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, जो नहीं आना चाहिए।
देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में डेल्टा एच होता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हमेशा, तो सही आता है। जैसे डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ऐसे ही एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड करोगे तो सही आंसर आएगा हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाले ग्राफ की भी शक्ल देख लो एक बार, देखते हैं कितना समझ आया। अब ये एक एंडोथर्मिक का ग्राफ है। मेरे को यहाँ पे देख के बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वो जो गैप है वो वैल्यू ही तो बताता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा दिख रहा है या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ज्यादा दिख रहा है? किसकी वैल्यू ज्यादा है, या इक्वल भी है, कुछ भी हो सकता है। ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये वैल्यू, ये है थ्रेशोल्ड। तो ये गैप हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड दिख रहा है मुझे कम है फॉरवर्ड से, तो अगर मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड करूं तो मेरा आंसर सही आएगा पॉजिटिव। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से भी, तो इसलिए ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड करना चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या कभी ऐसा हो सकता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं ना, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स, वो जब कंबाइन करते हैं तो ऐसे केसेस में कुछ रिएक्शंस में उनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, मतलब रिएक्टेंट्स के पास उतनी एनर्जी होती है जितनी उनको फटाफट कंबाइन करने के लिए चाहिए, मतलब जितनी उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो पाती है। ठीक, तो उस केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल आ पाती है। ये हो गई हमारी बातें कोलिजन थ्योरी के बारे में, कि कोलिजन्स जो होती हैं वो जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा रेट होता है, पर हर कोलिजन जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कराती हैं। कुछ कोलिजन्स जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं सिर्फ वो रिएक्शन को प्रोसीड कराती है। और वो कैसी कोलिजन्स होती हैं इफेक्टिव कोलिजन्स? जब ओरिएंटेशन प्रॉपर हो और AUR वाला, मतलब ऑल्सो minimum energy that is required by the reactant molecules to undergo that process, वो पॉसिबल हो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। मैं एक सेकेंड इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दूं, कहीं फोन वोन ना बज जाए। ओके, अरेनियस इक्वेशन पे जाते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब अगर मैं एक रिएक्शन को ठंडे बोल में कर रही हूँ वर्सेस मैं उसी रिएक्शन को गर्म में कर रही हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। ठीक, अब 2 to 3 टाइम्स बढ़ता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से। ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया होगा कि या तो ट्वाइस हो जाता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से या फिर थ्राइस हो जाता है। ठीक, तो ये तो फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। व्हाट अबाउट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 केल्विन, मतलब 10 केल्विन इंक्रीज है, मैं बोल रही हूँ 10 डिग्री सेल्सियस राइज है अगर, तो 2 टाइम्स बढ़ रहा है। इन दैट केस 10 केल्विन राइज पे कितने टाइम्स बढ़ेगा? डैश टाइम्स इंक्रीज। तो ये डैश में क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? इस डैश में क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी हियर? देखो, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि 273 का कुछ लेना देना है, तो तुम्हारा दिल गलत कह रहा है, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज है। क्यों? 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन तो अलग चीज है ना, राइज, डिफरेंस, समझो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, टेंशन नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस राइज है, कुछ गलत नहीं लिख रही। 273 केल्विन से 10 डिग्री कितना होता है? 283 केल्विन में 10 केल्विन राइज है, तो यार डिफरेंस तो 10 का ही है। तो जो चेंज होता है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, है तो अभी भी 10 का चेंज।
तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो फाइनल माइनस इनिशियल, वो डिफरेंस तो 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन सेम ही बात है। तो अगर ये लिखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज से हमारा ट्वाइस हो जाता है रेट, तो 10 केल्विन से भी तो ट्वाइस ही होगा यार, समझे? चमका कुछ? आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि रेट में क्या फर्क आया। समझो मेरी बात। रेट क्या होता है यार? रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट होता है रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर उसका ऑर्डर। ठीक, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये नहीं डिपेंड करती टेम्परेचर पे, इसका कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। पर ये जो रेट कांस्टेंट है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो ये रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है इसीलिए रेट बढ़ता है। बिकॉज रेट यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, रेट कांस्टेंट का और कॉन्सेंट्रेशन का। अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हम रेट कांस्टेंट को कांस्टेंट रखें और कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल खेलते रहे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? अब हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल खेलना बंद हो गए हैं, रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन ली थी वही है, पर अब हम रेट कांस्टेंट के साथ खेल खेल रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे घटा रहे ये सब कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट पे फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से रेट पे फर्क आ रहा है। बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ती है जिसकी वजह से रेट बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से के की वैल्यू घटती है जिसकी वजह से रेट घटता है। ठीक है, और इस चीज को अगर मैं नॉर्मली कोलिजन थ्योरी से भी समझूं तो ऐसे सोचो ना कि यार कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो तेज तेज दौड़ने लगे। अब वो तेज तेज दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो और कोलिजन्स होंगे। तब जब कोलिजन्स ही बढ़ जाएंगे तो चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, तो रेट बढ़ ही जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है, तो इस वजह से रेट बढ़ता है क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और क्योंकि कोलिजन्स बढ़ रही हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगी। भाई सीधा लॉजिक है। तो ये बोला गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि रेट कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर T+10 अपॉन रेट कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर T, ये वैल्यू 2 या 3 है। मतलब जब हमारा टेम्परेचर T से T+10 जाता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ट्वाइस या थ्राइस होने लगती है। ये बात है बस, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन कहता है रेट इंक्रीजेस 2 times द इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ आर एट 30 डिग्री सेल्सियस रेट था, इफ इट वॉज आर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेरे को दिख रहा है कि के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो पहले अगर रेट आर था तो अब समझते हैं करना क्या। देखो भाई, 30 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बताना है। 30 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू रेट की आर थी, के की वैल्यू कुछ के होगी, तो रेट की आर थी। अब वो कह रहा है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 40, 50, 60, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, 70, 80, 90 ते 100, यहाँ पे बताना है ना। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से रेट ट्वाइस हो रहा है, तो अगर 30 पे आर है तो 40 पे 2R हो जाएगा, फिर 50 पे इसका ट्वाइस 4R हो जाएगा, फिर 60 पे 8R हो जाएगा, फिर 16R हो जाएगा, फिर 80 डिग्री पे कितना होगा 32R, 90 डिग्री पे कितना होगा 64R, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 128R। तो वो 128 टाइम्स हो जाएगा विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर ट्वाइस हो रहा है तो 30 से 40 गए तो ट्वाइस हुआ। अब 40 से 50 इसका ट्वाइस होगा ना, तो दिस थिंग 2R का ट्वाइस हो गया। अब 50 से 60 इस चीज का ट्वाइस होगा, तो 2R इंटू 2 का ट्वाइस होगा, एंड सो ऑन। इस चीज को करने का शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है
कि के डैश रेट कांस्टेंट एट वॉट एवर टेम्परेचर, दिस रेट कांस्टेंट एट वॉट एवर टेम्परेचर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर जो हमें शुरू का गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर इंटू 2 ⁻ डेल्टा टी बाय 10। इसको ट्राई करें, 100 में से 30 गए तो कितना होगा वे, 70। तो के डैश इज इक्वल टू के इंटू 2⁻70/10। 2⁻7 क्या होता है, 2⁻7 होता है 128। आ गया आंसर। तो रेट इज इक्वल टू आर इंटू 128 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्या, तो रेट भी 128 टाइम्स इनिशियल रेट होगा। शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आते हैं अरेनियस इक्वेशन पे। ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट की इक्वेशन। अब आते हैं अरेनियस इक्वेशन पे जो हमें पूरा समझाएगी कि रेट कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर चेंज करा तो के की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है। अरेनियस इक्वेशन कहता है कि k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहाँ पे k क्या होता है, जहाँ पे k होता है रेट कांस्टेंट। अटक रहा है ना ये, एक सेकंड में चेक कर लूँ अटक क्यों रहा है। ठीक है, जहाँ पे k होता है रेट कांस्टेंट, ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो पता है वो लिख लें पहले। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी होगा क्या, याद रखना जितनी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी आंखों के आगे, जितने भी चैप्टर्स है क्लास 11th क्लास 12th एवरीथिंग, तुम्हें ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि यार टेम्परेचर ना केल्विन में ही लेना है। वो पेपर में तुम्हें डिग्री सेल्सियस में देगा, ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में होंगे, तो तुम्हें लगेगा चल डिग्री में खेल लेते हैं ना, पहले क्वेश्चन वाले टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है उसको केल्विन में चेंज करो, ठीक, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो खेलना है खेलो, फाइनल टेम्परेचर निकालो जो केल्विन में आएगा, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, क्योंकि ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, चाहे ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे केल्विन में हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तुम्हारी आंखों के सामने है तो जो प्रोसेस होगा ना, जो तुम खेलोगे वो तुम केल्विन में खेलोगे, उसके बाद उसको जो कन्वर्ट करवाना है वो कर देना, ठीक है, लेकिन खेलना केल्विन में, लेकिन खेलना केल्विन में। अब मेरी बात समझो, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर इन केल्विन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ए रह गया। ए क्या है भैया, ये ए रह गया। इस ए को बोला जाता है, इस ए को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले आ रहा है इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ऑल्सो इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स की ये बात करता है, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोलते हैं। एंड बेटा जी ये जो ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। चीजें पता होनी चाहिए, पूछ लिया तो। इस पूरी चीज को बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, सोच समझ के, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए है जो कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन फैक्टर ये एक्सपोनेंशियल वाली पूरी टर्म को बोलते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें जो गलती हो सकती हैं पर नहीं करनी है, पहले वो समझ लो।
ई टू द पावर, पूरा अच्छे से लिखते हैं इसको, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन फैक्टर। कह दिया हमने इसको, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये टेम्परेचर के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर केल्विन में खेलना है, ठीक है। आर की क्या वैल्यू लेनी है ये हमें कौन बताएगा? आर की वैल्यू कौन सी ले, पेपर में सॉल्व करना है कुछ, आर की वैल्यू कैसे ले, हमें कैसे पता? यही सब गलतियां तो होती हैं जो तुम सिली मिस्टेक कहते हो, करनी ही नहीं है। आर की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? देखो यार, वो तुम्हें जो एक्टिवेशन एनर्जी देगा वो या तो उसको जूल्स, किलो जूल्स पर मोल में देगा या फिर किलो कैलोरी पर मोल में देगा। बीच वाली वैल्यू तो जरूरत शायद ना ही पड़े। देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी उसने तुम्हें क्वेश्चन में डैश एक्स लिख रही हूं मैं, ये दिया किलो जूल पर मोल, तो तुम्हारी आर की वैल्यू ये वाली यूज होगी। लेकिन यहां पे तुम्हारी अक्ल कहाँ चलनी चाहिए? अक्ल चलनी बहुत जरूरी है कि ये ऐसा हो जाए, तभी जब तुम इसको टेम्परेचर केल्विन है ना, तभी तुम्हारे यूनिट्स कैंसिल हो पाएंगे और ई की पावर में यूनिटलेस चीज होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए कि वो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में नहीं देगा, वो किलो जूल में देगा। तो तुम्हारा काम है कि तुम उसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करो, फिर सोचो कि मैं आर की कौन सी वैल्यू यूज करूं। आर की तुम्हें वैल्यू यूज करनी है फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, वो पेपर में डिग्री सेल्सियस में देगा। तुम्हें पागल नहीं बनना है, कोशिश करेंगे वो बनाने की, पर बनने का नहीं, ठीक। अच्छा, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल है, तब क्या करना है? पहले तो उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, और y की कौन सी वैल्यू, सॉरी, और r की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे तब? r की वैल्यू यूज करेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर लेंगे केल्विन में ताकि यूनिट्स कैंसिल हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सब इक्वेशंस पढ़ाते हैं वो ये सब यूनिट्स का खेल बताना भूल जाते हैं, और ये बताना भूलने से क्या होता है कि तुम्हें इक्वेशन आती है, अरेनियस इक्वेशन, तुम्हें वो लॉग में कन्वर्ट करना आता है, तुम्हें खेलना आता है, पर तुम यूनिट्स में गड़बड़ करते हो। जो पेपर बना रहा है उसको पता है तुम क्या गड़बड़ करोगे, वो ऑप्शन ही ऐसे बनाएगा कि तुम्हें वो ऑप्शन दिखे जो तुम गलत करके ला रहे हो, ठीक है। तो बी केयरफुल, यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे बात करते हैं। k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, ठीक है। यहां पे ये पूरी इक्वेशन में अब हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ k सोचते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सोचते हैं। आप मुझे सोच के बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ेगी। अभी हमने बात करी टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि रेट बढ़ता है क्योंकि k बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं टेम्परेचर कितना बढ़ा दूं कि k अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे आ जाए? हम कितना भी बढ़ा दो,
कितना भी बढ़ा दो भाई, तो इसको मैं इनफाइनाइट बढ़ा दूं? वन बाई इंफिनिटी इज जीरो. एनीथिंग टू द पावर जीरो इज, anything to the power 0 is 1. K max is frequency constant. ठीक है. मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब टेम्परेचर 0 ले लो, 0 केल्विन ले लो. 1/0 इज इन्फिनिटी, बाहर माइनस का साइन है, ये हो जाएगा. e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. मिनिमम वैल्यू ऑफ k इज 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज a. ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे का खेल खेलें. अब मुझे ये ई वाली टर्म हटानी, मतलब मुझे एक्सपोनेंशियल में नहीं चाहिए. मुझे नॉर्मल सॉल्व करने के लिए बताओ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है अगर अरहेनियस इक्वेशन पे आया. तो नेचुरल लॉग ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ln a इंटू बी इज ln a प्लस ln b. सही जा रहे हैं हम. ये आ गई एक इक्वेशन जो नेचुरल लॉग की है. पर मैम नेचुरल लॉग की वैल्यूज तो नहीं दी होती, वो लोग तो लॉग टू द बेस 10 की वैल्यूज देते हैं, जैसे लॉग 2.3010 देते हैं, ऐसे वैल्यूज देते हैं. तो अब क्या करना है समझो. ठीक. अच्छा, ln k से लॉग के आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग के. अच्छा, ln a से log a आ रहे हैं तो पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि रट्टा ना मारना पड़े. पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर रही हूँ. मेरे को कुछ कट वट तो नहीं रहा ना स्क्रीन में. ये दो इक्वेशंस आ गई तुम्हारी आंखों के सामने. आ गई. ये वाली इक्वेशन काम आएगी न्यूमेरिकल्स में. इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ मुझे प्लॉट करने हैं. मुझे प्लॉट करना है ln k वर्सेस 1/t और log k वर्सेस 1/t. आराम से बैठ के प्लॉट करो. इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट सोचो क्या होगा, स्लोप सोचो क्या होगा. पहले तुम सोचो, फिर मैं करवा ही रही हूँ. मेरा माय गोइंग. y इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा. y इंटरसेप्ट क्या होगा एंड स्लोप क्या होगा. अगर मैं प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट ln k वर्सेस 1/t, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे रीराइट कर सकती हूँ. कोई गलती? ठीक है. y इज इक्वल टू c प्लस mx, राइट.
जहाँ पे y है ln के, x है 1/t, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ जाएगा ln a और स्लोप कितना आ जाएगा -EA/r, नेगेटिव स्लोप। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत? ये जो इंटरसेप्ट है ये वैल्यू, ये ln a है और स्लोप कोई दिक्कत? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, log k इज इक्वल टू log a माइनस whatever whatever। ऐसे लिखूं तो कोई गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। ठीक, तो अब ये हो गई इक्वेशन। यहां पे इंटरसेप्ट आया log a एंड स्लोप आया -2.303 -EA/2.303r। आई थिंक अगर तुमने पूरा केमिकल काइनेटिक्स मेरे साथ अभी तक पढ़ लिया है तो तुम ये बात समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। कि ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो क्या ध्यान देना है कि वाई एक्सिस पे क्या बना है। अगर नेचुरल लॉग ऑफ के या ln k को प्लॉट किया गया 1/t के साथ तो तुम्हारा स्लोप जो है वो -EA/r होगा। और अगर log k को प्लॉट किया गया है 1/t के अगेंस्ट तो हम स्लोप से क्या निकालेंगे -EA/2.303r। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, लेट्स से लेट मी जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन। अब क्योंकि ये ग्राफ log k वर्सेस 1/t है तो स्लोप कितना होगा, ये होगा, राइट, एंड नॉट -EA/r, ये नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये नहीं होगा ये होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना। ये स्लोप की वैल्यू -5 दी है, -5 इज माइनस ऑफ समथिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। समझे मेरी बात? अब इसमें दो चीजें गलत हो सकती थी। देखो जल्दीबाजी की गलतियां समझाती हूँ। मैंने ऑप्शंस कैसे बनाए, मुझे कैसे पता चला तुम क्या क्या गलती कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि तुम क्या सोच सकते हो। या तो तुम -EA/r सोचोगे, -EA/r अगर तुमने सोच लिया तो तुम्हारे आंसर दो तरह के आ सकते हैं। या तो तुम्हारा आंसर 5r आएगा या तो -5r आएगा। कैसे? या तो तुम ये माइनस कंसिडर करोगे या तो नहीं करोगे, तो माइनस और प्लस वाला। तो जिन्होंने अगर वैल्यू रखी थी -EA/r वाली तो उनका आंसर 5r आ रहा होगा, और अगर प्लस माइनस की गलती कर रहे हैं तो -5r आ रहा होगा। दोनों आंसर गलत है। अगर -EA/2.303r लिया
तो क्या क्या गलती हो सकती है? माइनस खा सकते हो तो तुम्हारा आंसर ये आएगा, अगर माइनस को अच्छे से कंसिडर किया तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है जी, बात समझ आनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ। ऑफ कोर्स मैं करा रही हूँ उसके बाद, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ। दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बात समझनी है कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। ओके, देखो ये होता है और यहाँ क्या दिया है? ये दिया, राइट राइट। अगर मैं इक्वेट करूं तो मुझे समझ आ रहा है कि इसका मतलब ये दिया, या ऐसे लिख लो, टी से टी चला जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, अगर अगर तो आर की वैल्यू 8.314 डालोगे अगर तुम, तो तुम्हारा आंसर किस में आएगा? तो तुम्हारा आंसर आएगा जूल पर मोल में। फिर डिवाइड बाय 1000 करना तो किलो जूल में आ जाएगा। इतना तो कर लोगे, यूनिट्स का खेल लोगे कि यहाँ से तुम्हारा आंसर जो है ये आएगा जूल पर मोल में। ये तुम्हारा आंसर आएगा जूल पर मोल में। पर अगर इसी वैल्यू को तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे तो फिर तुम्हारा आंसर किलो जूल पर मोल में आएगा। बात समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले केस में लॉग के है, तो लॉग के वाली इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। तो इसका मतलब हम ये 2 चीजें इक्वेट कर रहे हैं, विच मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, समझ गए? कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसको सॉर्ट करवाती हूँ, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट, pause the video, try these 3 questions yourself, then we'll do them together. Please pause the video, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत समझने वाले क्वेश्चंस है, तो गलती ना हो इसलिए पॉज कर दो, समझो, फिर मैं करवा रही हूँ। Okay. For an exothermic reaction, the value of EA forward is, ध्यान से सोचना, for an exothermic reaction, the value of EA forward is, ये होता है हमेशा, ठीक है जी। अब सोचो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, और कम माइनस ज्यादा किया तो वैल्यू नेगेटिव आती है ना? तो लॉजिकली तुम मुझे बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अपने दिमाग में ना वैल्यूज ले लिया करो अगर फंस रहे हो कहीं तो। जैसे
डेल्टा एच -20 कब आएगा? मान लो ये वैल्यू मैंने 100 ले ली, ये वैल्यू 120 ले ली, तो 100 - 120 विल गिव मी -20। तो यहाँ पे मेरा ई ए फॉरवर्ड 100 इज ग्रेटर देन -20। इज इट ग्रेटर देन -20? यस इट इज। तो ये ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिया है, ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां कराने के लिए दिए थे ये क्वेश्चंस। डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो वैल्यू आएगी कितनी? अच्छा, लेकिन आपका आंसर 40 नहीं है, क्योंकि ये 40 इक्वल है किसके? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड के। उसने आपसे क्या पूछा है? बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड बता दे, उल्टा कर दे, तो आपका आंसर है -40। आई होप ये बात समझ आई है, कहाँ गलतियां करवाने की मैंने कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेल्टा एच इज 100 जूल्स, ई ए फॉरवर्ड इज 350 जूल्स, ई ए बैकवर्ड इज, डेल्टा एच क्या होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये कितना दिया है? 100 है ना? ठीक है जी, आई होप ये वाला हो गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट 1 कहती है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ई ए फॉरवर्ड इज लेस देन ई ए बैकवर्ड। स्टेटमेंट 2 कहता है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ई प्रोडक्ट इज लेस देन ई रिएक्टेंट। वैल्यूज की ऑफकोर्स बात हो रही है, क्या लगता है? स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक कुड बी द आंसर हियर? पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। मैं तो करा ही रही हूँ यार, बैठी हूँ 1 घंटे से पढ़ा ही रही हूँ। बोलो। For an endothermic reaction, EA forward is less than EA backward. क्या ये बात सही हो सकती है? लॉजिकली सोचो, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब ज्यादा में से कम माइनस करो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, कम में से ज्यादा करो तो वैल्यू नेगेटिव आती है। यार 5 में से 2 गए तो 3 आता है, 2 में से 5 गए तो -3 आता है। समझे मेरी बात? तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस करूंगी तब मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ई ए फॉरवर्ड ई ए बैकवर्ड से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स। या तो या तो आंसर 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो पहले ही हटा दो, केबीसी के लो, 1 और 3 चला गया, 50-50 हो चुका है। अब देखते हैं अब क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन्वॉल्व ई प्रोडक्ट इज लेस देन ई रिएक्टेंट। मेरे को ये पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है ई प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। मेरे को फॉर्मूला पता है। अब फिर से वही बात आ गई, ये डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर है बोथ फॉल्स। कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई लोअर टेम्परेचर T1 है, हायर टेम्परेचर T2 है, कोई इक्वेशन दे दो जिससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो पाए। हमें ये पता है K = A e⁻ EA/RT है। इसको हम लॉग वाली फॉर्म में ले आते हैं जैसे हम लाए हुए थे, या चलो पहले शुरू ऐसे करते हैं। K1 लोअर टेम्परेचर T1 पे, K2 मान लो रेट कांस्टेंट है हायर टेम्परेचर T2 पे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से T2 ले जाने पे एक्टिवेशन एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने सेम रखी दोनों केसेस में। ठीक है,
बिफोर वी प्रोसीड, मेरा एक सवाल है जो तुम खुद से पूछो और आंसर दो कि K1 और K2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अभी तो कुछ सॉल्व नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है K1 एंड K2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, K1 या K2? K2। टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, रेट भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, हायर टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। गॉट द पॉइंट, परफेक्ट, ऑसम। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग वाली गेम खेलते हैं। पहले नेचुरल लॉग खेलते हैं, फिर लॉग टू द बेस 10 खेलते हैं। शुरू करें, तुम भी साथ साथ करना। खेल लिया यहाँ तक? ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? लॉग K2 माइनस लॉग K1 करेंगे, तो LHS में से LHS माइनस होगा, RHS में से RHS माइनस होगा। हाँ जी, लॉग K2 के राइट हैंड साइड पे क्या है? लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये क्या है? लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। राइट, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन माइनस होगी ना अभी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लॉग A माइनस लॉग B कितना होता है? लॉग A बाय B। EA अपॉन 2.303 आर कॉमन ले रही हूं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। पहुंच गए यहां तक? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और ये इक्वेशन बहुत काम की है न्यूमेरिकल्स के लिए। वो आपको दो टेम्परेचर्स देंगे, वो आपको दो रेट कांस्टेंट देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी और दोनों रेट कांस्टेंट दे देंगे, टेम्परेचर्स पूछेंगे, ऐसा खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर। Calculate the activation energy when the rate constant triples when temperature changes from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Before you begin the question, please remember टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेके कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आपने पहले केल्विन में बदलना है। ये गड़बड़ बिल्कुल मत करना, इसमें निकलेंगे आंसू। केल्विन में कन्वर्ट करना। ट्राई दिस योरसेल्फ, देन करते हैं साथ में। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन द रेट कांस्टेंट ट्रिपल्स, तो मतलब K2 जो है वो 3 टाइम्स K1 है, ये होगा log K2 बाय K1 3/1 लिखा। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, T1 क्या लेंगे? 25, 25 प्लस 273, तो
298 माइनस 1/308। ये सॉल्व करेंगे तो log 3 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.5। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू ये डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 10, राइट। ठीक है, अगर किलो जूल पर मोल में आंसर चाहिए तो आर की वैल्यू 8.314, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आएगी जूल पर मोल में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, इस वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 भी करना ज़रूरी है, तो आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है जी, तो हमने ये सब कुछ कर लिया है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो देख लिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट देख लिया, नॉट जस्ट दैट बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और ग्राफ भी कर लिया है। तो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। इतनी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बेझिझक आपको वो कमेंट सेक्शन में पूछना है, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। ठीक, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री पैरेलली अच्छे से चलती रहे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है, जैसे आपने मेरे से बोला था कि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले क्वेश्चंस कर लिए, मतलब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम साथ में किया। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला कि मैम कुछ भी पढ़ाने से पहले एक बार केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दो, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दिया। कोई भी चैप्टर में ऐसे डाउट है कि ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है भाई, इतनी जगह से पढ़ लिया, तो वो चैप्टर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि समझ आ जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक किया करो, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि उसमें लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं या कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। दिस इज़ द ओनली वे आई एम गेटिंग मोटिवेटेड राइट नाउ। सो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर लिया तो करवा देना और उसे। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर चैप्टर विद सम अदर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।